डाउट है फ़रियाल के पता नहीं ये इलेक्शन होने हैं या नहीं। आप देखिए एक जिस तरीके से आपकी जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी पीएमएलएन उसने तो कैंपेन ही नहीं स्टार्ट किया। अब कहीं जाके वो 2-4 जलसे करने के लिए तैयार हुए हैं। नवाज़ शरीफ साहब को आप देख लें 10 मिनट की तकरीर, ना कोई नारा, ना कोई मंशूर, ना कोई किसी किस्म का प्लानिंग, ना हिकमत अमली कुछ बताया उन्होंने। ऐसे जैसे उनका मूड ही नहीं है, किसी ने ज़बरदस्ती लाके खड़ा कर दिया और बस मजबूरन एक खानापुरी के लिए आप तकरीर कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं। तो कहीं न कहीं पीछे कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि ये बात बड़ी ऑब्वियस थी कि यहाँ तक आपको मालूम ही है कि इलेक्शन इतना डिले क्यों हुए। सिर्फ़ इसलिए कि पीटीआई की जब मकबूलियत खत्म हो, जब बिल्कुल उनको खत्म कर दिया जाए, तब कहीं जाके इलेक्शन में जाया जाए। तो वो वाली सिचुएशन तो अभी तक भी अचीव नहीं हो पाई है। इकोनॉमिस्ट में तो इमरान खान ने खुद लिखा था, तो उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि वो एक एकतरफ़ा किस्म का उनका ओपिनियन हो सकता है। लेकिन जो टाइम का आर्टिकल अगर आपने पढ़ा हो, वो एक अंग्रेज़ ने लिखा हुआ है और वो कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ वाबस्ता शख्सियत नहीं है, कि जनाब ये इस तरीके से पूरी जो पार्टी है उसको किस तरह से साइडलाइन किया गया है और फिर भी इमरान खान की जो मकबूलियत है वो खत्म नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक मारूफ और सीनियर सहाफ़ी समीना पाशा मौजूद है। कैसी है समीना, आप ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। अच्छा समीना, सबसे पहले बात करेंगे बल्ला छिन जाने के बाद भी बल्ले का खौफ खत्म नहीं हो सका और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सूबाई एक वज़ीर हैं, उनको जिस तरीके से आज अगवा किया गया, उसको गिरफ्तारी तो नहीं कहेंगे, अदालत के बाहर से। क्या कहेंगी ख़याल कास्त्रो की गिरफ्तारी या अगवा के ऊपर आप? जी पहले तो ज़ाहिर है इसको कंडेम ही किया जा सकता है, इसका तो कोई दिफ़ा ही नहीं है क्योंकि गिरफ्तारी होती तो आप प्रॉपर अरेस्ट वारंट के साथ किसी को बताते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। ये जिस तरीके से बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के साथ तज़हीक-आमेज़ तरीके के साथ उनको उठा के डाला गया गाड़ी में, तो ये सिर्फ़ अगवा ही कहा जा सकता है और इसको कि क्या मज़ीद कहा जा सकता है। जहाँ तक इसका अगर आप पॉलिटिकल एक सिनेरियो देखती हैं, तो फ़िलहाल इसको बड़ा बारीकी से देखने की ज़रूरत है। हुँ, आप ध्यान से अगर गौर से पीछे जो इवेंट्स हुए हैं उनको देखें तो आपको आइडिया होगा कि कंटिन्यूअसली कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं, उन्हें मायूस किया जाए, डिसअपॉइंट किया जाए। बड़ी तादाद में वो लोग पोलिंग स्टेशंस पर ना पहुंचे। इसके लिए उनका ख्याल था कि जब खान साहब को जेल में डाला जाएगा तो वोटर का जो हौसला है वो टूट जाएगा। वो नहीं टूटा। फिर कोशिश की गई कि जब सारे आखिर एक-एक करके रहनुमा चले जाएँगे, तो वोटर का हौसला टूट जाएगा। हुँ, वो नहीं टूटा। फिर कोशिश की गई कि बल्ले का निशान ले लिया जाए और वोटर का हौसला जो है वो तोड़ दिया जाए, लेकिन वो नहीं टूटा। बल्कि इंटरेस्टिंगली आप इससे शायद एग्री करेंगी कि मुझे लग रहा है कि बल्ले का निशान अगर साथ होता तो पता नहीं हम इतनी अ, वाइब्रेंट किस्म की कैंपेन देख पाते या नहीं, जो कि अब हमें हुँ, देखने को मिल रहा है। यानी हुँ, पीटीआई का सोशल मीडिया इस वक़्त अपनी पीक पर है। एट हुँ, हिज़ हुँ, बेस्ट बेस्ट जिसको कहते हैं ना एट इट्स बेस्ट है और सही। क्रिएटिविटी लेवल आप उनका चेक करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह जो इन्होंने तज़हीक के लिए मुख्तलिफ किस्म के निशानात दिए थे, उनको उन्होंने कैसे अपनी स्ट्रेंथ बनाया है और किस तरीके से उन्होंने उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए ज़बरदस्त किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की है। तो हौसला टूटा नहीं उनका, बल्कि वो और दोबारा से खड़े हो जाते हैं। मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि पीटीआई की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ज़्यादा देर सोग नहीं मनाते कि बल्ला छिन गया है तो अब जी हम एक पूरा हफ्ता सोग में चले जाएँ। वो अगले ही दिन उठ के खड़े हो जाते हैं और एक नई एनर्जी के साथ उस नए चैलेंज को कोप अप करने के लिए फिर से प्लानिंग करते हैं, फिर से जुट जाते हैं जिसको कहते हैं। तो ये आपको हुँ, सारी हुँ, जो एक सिचुएशन नज़र आ रही है अब ये उल्टा दूसरे लोगों के ऊपर जो है ना वो खौफ तारी कर देती है। मुखालिफिन खौफज़दा हो जाते हैं उल्टा कि इनका तो हौसला ही नहीं टूट रहा, हम कुछ भी कर रहे हैं, ये तो वहीं वैसे के वैसे खड़े होते हैं। तो अब इसलिए हुँ। ये जब बौखलाहट आ जाती है ना, जब आप खौफज़दा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हर हमारी जो तदबीर है वो उल्टी पड़ रही है, तो फिर आप यही हरकतें करते हैं जो अभी ख्याल कास्त्रो के साथ की गई है। इधर से उठा हुँ, लो, हुँ। इधर से कोई फिर आप आइन कानून को नहीं मानते, बस डंडा पकड़ लो और फंडा लगाते जाओ, इस तरह ही अपना खौफ फैलाओ। तो अब ये इस तरह की जो फ़ेज़ है ना, ये इस वक़्त आप देख रहे हैं। समीरा, आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू मीडिया से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है और कुछ बड़े अहम उसके नकात सामने आए हैं। वो कह रही है कि 72 साल 73 साल की बूढ़ी औरत से नवाज शरीफ डर गया है। आयरन लेडी हैं जी यास्मीन राशिद साहिबा। मैं हमेशा ही उनका बहुत एडमायर करती हूँ। बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी दबंग किस्म की खातून है और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काटी है इस एज में बीमारी के साथ, बीमारी के बावजूद, तो हैट्स ऑफ टू हर। और ये यही वजह है कि उनसे खौफ तो खाते हैं ना ये लोग फिर इसी वजह से। बल्कि पीटीआई की और भी बहुत सारी जो खवातीन कारकुनान हैं, उन्होंने बड़े हिम्मत और हौसले का मुज़ाहरा किया और बड़ी बहादुरी से जेलें काटी हैं। खवातीन की जेल काटना इतना आसान नहीं होता फ़रियाल।
देखिए जब एक खातून कहीं अगर घर से मिसिंग है या नहीं घर में मौजूद है, तो उसका पूरा का पूरा खानदान मुतासिर होता है, उसके बच्चे मुतासिर होते हैं, उसका शौहर मुतासिर होता है, उसके वालिदैन मुतासिर होते हैं। सबकी ही लाइफ रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होके रह जाती है, क्योंकि घर को आमतौर पर हमारे जो माशरे में एक है सिस्टम, उसमें पूरा जो एक मिडल मैन या मिडल वुमन जो होती है, वो एक औरत ही होती है जो सारे घर को रन कर रही होती है, चला रही होती है, उसका नज़्म और नस्क संभालती है। तो यहाँ पर हम ये सूरत-ए-हाल देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ ये सब चीज़ें बर्दाश्त की हैं, उनकी फैमिलीज़ ने भी। जहाँ तक ये बात है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मेरा ख़्याल है इससे पहले भी, ये तो अब चलिए एक अलग ही किस्म की 2 साल की जद्दोजहद हो गई ना, इसको अगर हम एक तरफ भी रख दें, तो उससे पहले भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक ऐसी खातून थी जो डोर टू डोर कैंपेन करती थी, जाके लोगों को कन्विंस करती थी। आपको याद होगा जो एक ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ था जिसमें कुलसूम नवाज़ साहिबा जो थी वो हाँ। उनको उनके मद्दे-मुकाबिल थी और बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन जो था उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़ी मेहनत की। तो बात ये है कि वो हमेशा से ही एक ट्रू पॉलिटिकल लीडर और ट्रू पॉलिटिकल वर्कर रही हैं और यही जज़्बा उनमें आज भी हमें नज़र आता है और देखिए इतनी सोहबत के बाद भी वो टूटा नहीं है। तो ये यकीनन इस दफ़ा जो नवाज़ शरीफ साहब के लिए जीतना है वो इतना आसान नहीं है इस हल्के में, बहुत ज़्यादा मकबूलियत है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की। समीरा बीइंग अ फीमेल डेफिनिटली आप सहाफ़त के शोबे से बहुत एक अरसा आपको हो गया है। आपने कभी देखा है कि ख़वातीन की जानिब से मर्द तो चलो रेज़िस्ट करते थे, लेकिन ख़वातीन की जानिब से इस कदर रेज़िस्टेंस शो की गई हो या इस तरीके से ख़वातीन को हरासा भी किया हो, जिस तरीके से अभी किया जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ और बाकी तमाम जमातें कहती हैं जी हमारे साथ भी ये हुआ है, हमने भी ये हालात सहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि वाक़ई ये हालात पहले हुए हैं या ये पहली बार या अनप्रेसिडेंटेड है जो कुछ हो रहा है? ख़वातीन के साथ ख़ुसूसन? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहले नहीं हुई। मैं तो हमेशा हर फ़ोरम पे इस बात को बार-बार एंडोर्स करती हूँ कि कोई कंपैरिज़न ही नहीं है इस बात का कि 2018 में पीएमएलएन के साथ क्या हुआ जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है और मेरा ख़्याल है अब तो बहुत बड़े-बड़े सीनियर एंकर्स भी इस बात को मानने पे मजबूर हो गए। मैंने तो बहुत पहले इस पे आवाज़ उठाई थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा ख़वातीन के हवाले से ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। मैं इसको बिल्कुल टोटली ख़त्म नहीं कहूँगी कि हाँ, नहीं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल काटी, जब उनके वालिद जेल में थे तब भी, फिर उनके हस्बैंड इतना अरसा आसिफ ज़रदारी साहब भी जेल में रहे और उस वक़्त भी, फिर वो खुद जिस तरीके से मुख्तलिफ स्कैंडल्स की ज़द में रहीं, उन्होंने बहुत मुश्किल पॉलिटिकल करियर पाकिस्तान में गुज़ारा और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बनी भी, लेकिन इसके बावजूद उनकी टेन्योर भी नहीं कंप्लीट हुए और फिर उसके बाद हत्ता के उनको शहीद तक कर दिया गया। तो बहुत उन्होंने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा, छोटे-छोटे बच्चों के साथ वो जेल में जब जाती थी, वो तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। कुलसूम नवाज़ साहिबा ने बड़ा मुश्किल वक़्त गुज़ारा सॉरी मैं भूल गई जो बेनज़ीर साहिबा की वालिदा थी, उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम गुज़ारा और फिर उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा ने मुश्किल वक़्त गुज़ारा। उन्होंने भी सर्टेनली अ, पेशियाँ भी भुगती हैं, उन्होंने भी जेल भी काटी है, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी की। पीडीएम को बेसिकली पीडीएम में अगर कोई रूह रवां थी, तो वो मरियम नवाज़ थी, जो उस वक़्त इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ एक ऑपोज़िशन का किरदार अदा कर रही थी, तो वो मरियम नवाज़ ही थी। उसकी आइडियोलॉजी से आप इत्तेफ़ाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन उन्होंने बहरहाल एक उस वक़्त एक टफ़ टाइम गुज़ारा। हाँ, जेल में उनका टफ़ टाइम बहुत मुख्तसर था, उसके बाद तो उनको बड़ा बेहतर अंदाज़ से रखा गया और उसके बाद तो इनकी जेलें वैसी थी ही नहीं, जैसी जेलें अब काट रही हैं। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि एक मुकदमे में गिरफ्तार करके उन्हें ज़मानत मिली हो, तो दूसरे ही मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया हो, जैसे सनम जावेद के साथ हुआ है। हाँ। कितने मुकदमों में गिरफ्तार हुआ, खदीजा शाह साहिबा के साथ ऐसा होता रहा है, अब उन्हें कहीं जाकर ज़मानत मिली है। इसी तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, पीटीआई की और कितनी सारी वर्कर्स हैं, अब 3-4 वर्कर्स ऐसी हैं जो 8-8 महीने जेल काटने के बाद अब कहीं जाकर उनको आज़ादी नसीब हुई है। तो उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, उनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया है और देखिए जो इससे पहले मैंने बात की है, जो मिसालें दी हैं, वो उन लोगों की थी जो कि क़यादत में शामिल होते हैं लोग। लेकिन जो अब हम बात कर रहे हैं पीटीआई की, उनकी तो इवन आम जो वर्कर्स हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। सनम जावेद तो पीटीआई की लीडर तक नहीं थी, एक आम सोशल मीडिया सपोर्टर थी बेसिकली, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी जेल काटी है। आलिया हमज़ा मलिक साहिबा एमएनए थी, आज तक वो जेल में हैं और बहुत उनकी भी यानी टफ किस्म की सिचुएशन रही है इसी तरह से। तो ये वाली सूरत-ए-हाल बहरहाल इन लोगों ने हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं की, जो इस वक़्त हमें इन ख़वातीन के लिए देखने को मिल रही है। देखिए ये ख़वातीन अगर बर्दाश्त कर रही थी, तो इनको इक़्तिदार भी मिलना था, इनको ओहदे भी मिलने थे। लेकिन आप सनम जावेद की बात करें या और दूसरी जो ख़वातीन कारकुन इसमें फँसी रही हैं, उनको मालूम था कि वो तो कोई उस स्टैचर की भी नहीं थी बेचारियाँ जो आप ये कहें कि जी उन्होंने कोई वज़ीर-आज़म बनना था तो इसलिए वो जेल काट रही थी।
वो तो एक आम वर्कर सपोर्टर थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जिस डिटर्मिनेशन का मुजाहरा किया है, वो मेरा ख्याल है वाकई काबिल मिसाल है। समीरा, द इकोनॉमिस्ट और टाइम्स मैगजीन की जो आर्टिकल्स हैं, जो स्टोरीज हैं, जो एक सहर तारी रहा है, वो तो अपनी जगह है। अब अल जजीरा इंग्लिश ने भी जी कवर कर दिया है, लेकिन अल जजीरा बात कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को साइड लाइन कर दिया गया है और इलेक्शंस होने से पहले ही तबाह कर दिया गया। क्या कहेंगी इसके इसके ऊपर? और इसके साथ ही अटैच कर लेते हैं क्वेश्चन कि फिर ऐसे इंतखाबात के नतीजे में आपको क्या माशी मुस्तकबिल नजर आ रहा है? आपको क्या सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान का अगले 6-8 महीने में नजर आ रहा है? पहले तो मुझे अभी तक डाउट है फ़रियाल के पता नहीं ये इलेक्शन होने हैं या नहीं। आप देखिए एक जिस तरीके से आपकी जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी पीएमएलएन उसने तो कैंपेन ही नहीं स्टार्ट किया। अब कहीं जाके वो 2-4 जलसे करने के लिए तैयार हुए हैं। तो कहीं न कहीं पीछे कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि ये बात बड़ी ऑब्वियस थी कि यहाँ तक आपको मालूम ही है कि इलेक्शन इतना डिले क्यों हुए। सिर्फ इसलिए कि पीटीआई की जब मकबूलियत खत्म हो, जब बिल्कुल उनको खत्म कर दिया जाए, तब कहीं जाके इलेक्शन में जाया जाए। तो वो वाली सिचुएशन तो अभी तक भी अचीव नहीं हो पाई है। तो जब वो अचीव नहीं हो पाई तो फिर हम कैसे इस बात पे यकीन कर लें कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा। जहां तक आपने ये बात की कि जो इंटरनेशनल मीडिया इसको इसी तरह से देख रहा है, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी इमरान खान साहब के इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखने की, जिससे बाकी भी जो चैनल्स हैं उसके बाद उन्होंने इसी लाइन को टो किया है। देखिए इकोनॉमिस्ट में तो इमरान खान ने खुद लिखा था, तो उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि वो एक यकतरफा किस्म का उनका ओपिनियन हो सकता है। लेकिन जो टाइम का आर्टिकल अगर आपने पढ़ा हो, मैंने उसको थॉरली पढ़ा है, वो एक अंग्रेज ने लिखा हुआ है और वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता शख्सियत नहीं है। लेकिन अगर वो एक इंडिपेंडेंट राय अपनी दे रहा है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरीके से पूरी जो पार्टी है उसको किस तरह से साइडलाइन किया गया है और फिर भी इमरान खान की जो मकबूलियत है वो खत्म नहीं हो रही है। इसी तरह से आपने खुद जैसे एग्जांपल दी और ये अभी काम शुरू है, इस पे बात रुकेगी नहीं, अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में मजीद भी इसके ऊपर बात होती रहेगी। तो इमरान खान साहब और पीटीआई ने बड़ा बहुत सक्सेसफुली अपना जो पूरा नैरेटिव है वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचा दिया है कि ये जो इलेक्शन है पाकिस्तान में ये सिर्फ एक ढोंग है, मजाक है और बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और जब आप ऐसी चीज के साथ आप कोई इलेक्शन में चले ही जाएंगे तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या कोई माशी इस्तेहकाम आएगा, क्या मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा? हरगिज नहीं आ सकता। जब तक आप लोगों की अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं बनाएंगे, आप ये ख्याल भी छोड़ दें कि पाकिस्तान कभी इस्तेहकाम में आ सकता है, मुस्तहकम हो सकता है। ये अनरेस्ट रहेगा आपकी कंट्री में। या तो आपके इलेक्शन डिले होंगे और अगर इलेक्शन हो गए तो जो टूटी-फूटी हुकूमत बनेगी, वो ज़्यादा अरसा चल नहीं पाएगी। समीरा, आपको क्या लगता है, कुछ खबरें ऐसी भी गर्म है कि नवाज शरीफ वापस लंदन की जाने की तैयारी किए बैठे हैं? आप लाहौर में हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? नवाज शरीफ वापस जल्दी लंदन लंदन जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? बहुत अनरेस्ट है पीएमएलएन की सफ़ों में, टू बी वेरी ऑनेस्ट फरियाल। जो नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे पंजाब और पाकिस्तान, वो अब चीज़ नहीं थी। अगर आप का इत्तेफाक हुआ हो तो मैंने जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने लैंड किया था और 21 अक्टूबर को उनका जलसा था, तो उस दिन मैंने ये लाइन कही थी अपने वीलॉग में भी और जहाँ पे भी मेरी बात हो रही थी कि इमरान खान के पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी हुई है। ये पाकिस्तान अब नवाज शरीफ का वो पाकिस्तान नहीं है जिसको वो छोड़ के गए थे। तो ये इमरान खान का पाकिस्तान है जिसमें नवाज शरीफ की वापसी हुई है। इसका मतलब मेरा कहने का यही था कि यहाँ पर जो इस वक्त मेजोरिटी है वो इमरान खान के हक में है और वो इसमें छाए हुए हैं फुल टाइम पाकिस्तान की सियासत के अंदर और खास तौर पर नौजवानों के दिल की धड़कन बने हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से आए, अगर वो भी एक नॉर्मल कोई अपनी एक स्ट्रगल करके उस तरीके से आए होते तो फिर भी शायद कोई चांस था कि वो आके अपना कोई स्पेस बना सकते या कुछ अपना मैजिक कर सकते। लेकिन जिस तरीके से भोंडे तरीके से एक डील करके एक सेटलमेंट के ज़रिए वो गए और फिर आए, वो सब इतना ऑब्वियस था कि उसके बाद कोई चांस था ही नहीं कि लोग उनकी तरफ माइल होते और ऐसा ही हुआ। और ये सब चीज़ें अब उन्होंने ऑब्जर्व की हैं। उन्हें पता है, आपको मालूम है इंटरेस्टिंगली ये लोग सब पीटीआई को कहते थे कि जी आप कैंडिडेट नहीं खड़े कर सकेंगे, आपको तो हाँ, उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। खुद बिल्कुल। पीएमएलएन के उम्मीदवार पूरे नहीं है हर हल्के के ऊपर। पीटीआई ने तो फिर भी अच्छे खासे उम्मीदवार खड़े कर दिए इतनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और पीएमएलएन अपने उम्मीदवार नहीं हर जगह से खड़े कर सकी। तो जो हैं भी वो भी अंदर से डरे सहमे बैठे हैं, कभी बल्ला छिनवाते हैं, कभी बंदे उठवाते हैं कि किसी तरह इनके लिए मैदान साफ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को नज़र आ रही हैं कि ये हालात क्या हैं। आप ज़ोर ज़बरदस्ती से सेटलमेंट करके अगर हुकूमत ले भी लें, तो अखलाकी तौर पर तो आपको अंदर से तो पता ही होता है कि आप क्या करके आए हैं। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की खबरें तो गर्दिश करती रहेंगी कि भई पता नहीं इन लोगों को अगर इस ये सब करने के बावजूद भी हुकूमत ना मिली, तो फिर ये क्या
आप सबसे मजेदार बात पता है क्या है फरियाल, मैं तो ये सोच रही थी कि आमतौर पर जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद कोई हारने वाले के पास एक जवाब होता है कि जी धांधली हो गई है और उसके हुँ, कोई सहूलतकारी हो गई इसलिए वो जीत गया और हम जो है वो हुँ, हार गए। अब अगर ये पीटीआई के आजाद उम्मीदवार ये सब करके भी हाँ, जीत गए, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि इन पार्टीज के पास कहने के लिए भी कुछ नहीं होगा। किस मुँह से बिल्कुल, ये आके बिल्कुल। कहेंगे हुँ, कि भाई इन्होंने जो है कोई धांधली की है या इनके साथ कोई सहूलतकारी हुई है। यानी आप लोग हुँ, अंदाजा लगाएँ कि आपने उनके हाथ-पाँव बाँध के, आँखें बंद करके, मुँह पे पट्टियाँ बाँध के, उनको यूँ बाँध के फेंक दिया मैदान में। अगर इसके हुँ, हुँ, बावजूद भी इन केस अगर वो जीत जाते हैं, तो आपके पास तो कोई बहाना तक नहीं रहेगा, ये कहने का कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो ये हुँ, वाली सिचुएशन है इस वक़्त। इसमें अब ये चीज़ ज़ाहिर है वो एक इतना अरसा सियासत में रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो ये फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि असल में ग्राउंड में रियलिटी है क्या। और वो आप देख लें हाफ़िज़ाबाद का जो जलसा हुआ है, उसमें बहुत हद तक आपको नज़र आता है कि लोग उस तरह से उनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। हाँ, और फिर हाँ। नवाज़ शरीफ साहब को आप देख लें 10 मिनट की तकरीर, ना कोई नारा, ना कोई मंशूर, ना कोई किसी किस्म का प्लानिंग, ना हिकमत अमली कुछ बताया उन्होंने। ऐसे जैसे उनका मूड ही नहीं है, किसी ने ज़बरदस्ती हुँ, लाके खड़ा हुँ। कर दिया और बस मजबूरन एक खानापुरी के लिए आप तकरीर कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें यही इंडिकेट कर रही। समीना आपको पता है बीइंग अ फीमेल सहाफ़ियों पे एक प्रेशर होता है। वैसे भी सहाफ़ी पे प्रेशर होता है कि सहाफ़ी ने असल जो एक राय आमा है वो दिखानी है। गरीदा फ़ारूकी आप जानती हैं जिस तरीके से उन्होंने 122 लाहौर के अंदर सर्वे किया, एक स्टेज्ड सर्वे किया, लोगों के मुँह में अल्फ़ाज़ दिए और उन पर बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद की गई क्योंकि उन्होंने मैनेज किया पूरा सर्वे। अब उनका सर्वे सामने आया है NA-71 सियालकोट से, उसके कुछ क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं। अमेज़िंगली हैरत की बात है कि उन्होंने सर्वे जो है जो किया उसमें हर कोई इमरान खान कह रहा है, हैरत की बात ये नहीं है लेकिन हैरत की बात ये है कि वो सब कुछ फरीदा फारूकी के माइक में कहा जा रहा है। तो ये क्या अपनी साख बहाल करने की कोशिश की जा रही है या ये क्या है? ये टोपी ड्रामा जो किया गया फरीदा फारूकी की जानिब से इसको आप क्या कहेंगी? एहसास हो फ़रियाल गया उन्हें? एक तो मैं इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कमेंट नहीं कर सकती कि मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा। हुँ, क्योंकि हुँ, मैंने इससे पहले देखा था कि मुनीर फारूक का भी एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो इसी तरह से था कि 90% तकरीबन लोग इमरान खान का बल्कि 100% लोगों ने इमरान खान और पीटीआई को वोट करने को कहा। तो बाद में हुँ, जब मैंने उनकी टीम के साथ राब्ता किया तो मुझे पता चला कि वो एक सेलेक्टिव किस्म का क्लिप था जिसको एडिट करके जितने पीटीआई के हक में लोग बोले थे उनको इकट्ठा करके एक ही क्लिप में जोड़ दिया गया था। हालाँकि ओके। जो वो पूरा प्रोग्राम चला था, प्रोग्राम जो समा पे चला था, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें तकरीबन 50-50 रेशो था और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन थी बकौल उनके टीम मेंबर के ऐसा ही था कि ऑन ग्राउंड भी 40-60 का ही रेशो था ऑलमोस्ट। लेकिन गरीदा वाले मामले में मैं चेक नहीं कर सकी कि क्या पूरा प्रोग्राम इसी तरह से था या फिर ये कोई इसी तरह से जो पीटीआई का हामी एक वोट बैंक था उसी को इकट्ठा करके एक ही क्लिप में जोड़ा गया है। मेरा अंदाजा ये है कि ये ऐसा ही किया गया जैसे मुनीब के मामले में किया गया है कि पीटीआई के जितने सपोर्टर थे उनका एक ही क्लिप बना दिया गया है। तो हुँ, इसलिए जब मैंने इसको कंफर्म नहीं किया तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन इतने भी क्लिप्स में अगर चले गए हैं पीटीआई के नाम लोगों के कि जो हुँ, पीटीआई को वोट हुँ, करना चाह रहे हैं, तो हुँ, फिर भी इसका मतलब यही है कि आप इतनी डंडी मार के भी और कोई यानी हेरा-फेरी करके भी अगर इतने भी लोगों हुँ, को आपको दिखाना ही पड़ता है कि वो पीटीआई का नाम ले रहे हैं या इमरान खान का नाम हुँ। ले रहे हैं, तो ये खुद इससे बड़ा सबूत और क्या होगा इस बात का कि वाक़ई फिर ग्राउंड पे रियलिटी यही है कि पीटीआई की सपोर्ट मौजूद है। वरना गरीदा फारूकी साहिबा तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो कहती हैं खत्म शुद। लेकिन अब वो खुद जब सर्वे कर रही हैं तो उन्हें पता चल गया होगा कि कितना है कि खत्म शुद है। अच्छा अब समीना मेरा आपसे आखिरी सवाल है पाकिस्तान-ईरान क्राइसिस जो चल रहा है, अब डीएस्केलेशन की तरफ शुक्र है हम चले गए और समझ आ गई है ईरान को भी कि अब वापस उसने जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन कुछ जगहों से खबरें ये भी आ रही हैं, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान-ईरान के दरमियान जो तिजारत है, जो ट्रेड है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसको कोई कॉन्स्पिरेसी कहा जाए पाकिस्तान में इलेक्शंस मुलतवी करने का, आपका इस पर क्या तज्जिया है? हो सकता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस मुलतवी करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी तौर पर एक साजिश की गई हो? कैसे देखती हैं आप इसको? वैसे तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है होनी है या हो रही है, तो उस मीटिंग का जो फैसला है उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मुल्क में कोई इलेक्शन डिले किया जा रहा है या नहीं। अगर तो वो इलेक्शन डिले होता है और उसमें रीज़न्स इस तरह मुख्तलिफ रीज़न्स के साथ ये हुँ, हुँ। रीज़न भी लिख दी जाती है, तो चली फिर तो जाती है, आप हाँ। इसको इससे जोड़ सकती हैं कि वाक़ई इसमें कोई इस तरह का हो सकता है अनसर शामिल कि जी इसको डिले करने के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन अदरवाइज़ वैसे ऑनेस्टली जिस तरह से उनका एक जारहियत वाला फ़ेल था, उसी तरह का पाकिस्तान ने जब उनको मुँह तोड़ जवाब दे दिया, उसके बाद उन्होंने एक जो प्रेस रिलीज़ जारी की फ़ॉरेन ऑफ़िस से,
कि अब उनका कोई मूड नहीं है आगे कशीदगी बढ़ाने का, तो उसके बाद इससे इलेक्शन को अब क्या खतरा है? एक कार्रवाई उन्होंने की, एक कार्रवाई आपने कर दी, हिसाब बराबर हो गया। उसके बाद उन्होंने कह भी दिया कि हम अब मज़ीद इसको नहीं बढ़ाना चाहते, हम भी नहीं बढ़ाना चाहते ऑफ कोर्स। तो उसके बाद अब खतरा तो फिर किस बात का खतरा रह गया? लेकिन अगर फिर भी उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शंस को डिले करने की तरफ बात जाती है, तो फिर तो ऑब्वियसली सब ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये फिर क्यों, कैसे हुआ ये सब? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।